Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So finally, we are at the last topic of the chapter, vector algebra. The introductory part of today we will cover the introductory part of the last topic. The topic name is vector or bracket में लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. So I can say this is the exercise introduction of 10.4. Okay. एक्सरसाइज 10.4 का ये है इंट्रोडक्शन, राइट. और टॉपिक नेम इज वेरी मच अवेयर टू यू. कई बार जिक्र कर दिया हमने इसका, डिटेल में तो अभी देखेंगे, लेकिन जिक्र हमने पहले भी कर दिया कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरीके से डिफाइंड होता है. एक का नाम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे का नाम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट. पूरी तरीके से डिफाइन करें तो स्केलर और वेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में मतलब एक होता है ना पेट नेम रख दे तो डॉट और क्रॉस. और डॉट और क्रॉस किस बेसिस पे रखा गया नाम, क्योंकि उन दोनों के नोटेशन में बीच में डॉट आ जाता है और उन दोनों के नोटेशन के बीच में क्रॉस आ जाता है, तो उस नोटेशन से ही नाम बना दिया गया डॉट प्रोडक्ट करो और क्रॉस प्रोडक्ट करो. मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि शायद है ना करते करते ही उनका नाम ऐसे पड़ गया होगा. ठीक है, अब तो बुक्स में आ गया, चलो अब तो बुक्स में आ गया. बट जब ये टॉपिक एवेल्युएट मतलब एवोल्यूएट हो रहा होगा, एवोल्यूशन हो रहा होगा इसका, तो उस टाइम भाई नाम तो ये रखा गया होगा वेक्टर और स्केलर, लेकिन लिखते लिखते उसमें डॉट लगाते हैं, इसमें क्रॉस लगाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स या मैथमेटिशियन ने करते करते उसका जो नाम पड़ गया वही उसका नाम रख दिया होगा, है ना. ठीक है ना, जैसे होता है ना, जैसे गाँव में जो भी नाम रख देते हैं फिर है ना बोलते बोलते वही नाम पड़ जाता है ना. जैसे हमारे बैंक में आते हैं कई लोग, बोलते हैं कि नाम बताओ, तो कहता है मैनेजर मीणा, मैनेजर मीना. तो ना ये ऐसा नाम है, बोला कि हमको घर में मैनेजर साहब बोलते थे, तो नाम ही वही पड़ गया, आधार कार्ड में भी लिखवा दिया फिर. तो कुछ इस तरीके से. चलिए, एनीवेज जोक्स अपार्ट, आओ अब हमको क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है अच्छे से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू द डेफिनेशन पार्ट कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, राइट. ठीक है. अच्छा, हमने ये भी सीखा था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा. क्या देगा वो? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा. ठीक है. जैसे कल तक क्या हो रहा था कि दो वेक्टर्स ऐसे थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो इनका प्रोडक्ट, जिसको मैं डॉट प्रोडक्ट कह रहा था, वो एक वो एक स्केलर क्वांटिटी निकाल के दे रहा था, एक लेंथ निकाल के दे रहा था. यस, एक लेंथ निकाल के दे रहा था. लेकिन अब अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये स्केलर नहीं देगा, क्या देगा? वेक्टर क्वांटिटी देगा. यानी कि अब जो मैं प्रोडक्ट निकालूंगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो एक तीसरा वेक्टर निकल के आएगा, तीसरा वेक्टर निकल के आएगा. यानी तीसरी भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी जिसका अपना मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन होगी. समझ गए? तीसरी जो चीज निकल के आएगी, उत्पत्ति, जो जो चीज प्रोडक्ट मिलेगा मुझे उन दोनों के मिलान करने से, वो भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा, उसकी भी अपनी एक मैग्नीट्यूड होगी और अपनी एक डायरेक्शन होगी. वो भी आई कैप जे कैप के कैप में डिफाइन होगा कंपोनेंट फॉर्म में. उसका भी मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, उसकी भी डायरेक्शन सोची जा सकती है एक्स वाई जेड एक्सिस के बेसिस के हिसाब से. अब वो वेक्टर होगा कहाँ, कैसा दिखता होगा, कितनी उसकी लेंथ होगी, ये सब अपने को सोचना है. ओके, चलो. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दो चीजें डिस्कस करूंगा. देखो, एक टू डी प्लेन पे तीन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी तो चेक करी जाती है, करी जाती है. क्या मतलब होता है कि ये तीन पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे आ रहे हैं तो कोलिनियर है. लेकिन एक टू डी प्लेन पे कभी भी दो पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं क्या? दो पॉइंट की, टू पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक टू डी प्लेन पे दो पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर होते हैं. किसी ने कहा सर यहाँ मत बनाओ, आप है ना इसको यहाँ बनाओ, अब बताओ ये कोलिनियर है क्या? बिल्कुल अभी भी है, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है. किसी ने कहा नहीं, आप एक काम करो, इस कोने में बना दो, अब बताओ अब ये कोलिनियर है क्या? बिल्कुल अभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है. यस और नो? तो एक टू डी प्लेन पे दो पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, होते हैं. अब कोलिनियरिटी से आप थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करो, को प्लेनैरिटी. हालांकि ये कॉन्सेप्ट 3D के हैं डिटेल्ड में, लेकिन अब इसको वेक्टर को समझने के लिए थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं मैं गियर को, है ना. कोलिनियरिटी से आप शिफ्ट करो कोप्लेनैरिटी. कोलिनियरिटी क्या होता था? एक लाइन पे सेम पॉइंट्स लाया करना कोलिनियरिटी होता था. कोप्लेनैरिटी क्या है? एक प्लेन पर दो से ज्यादा चीजें लाया करना.
जैसे एक ही प्लेन पर कुछ पॉइंट्स लाया करना, तो वो पॉइंट्स कोप्लेनर है। अब प्लेन पे तो लाइंस भी लाया कर सकती हैं, तो कोप्लेनैरिटी तो पॉइंट्स की भी चेक की जा सकती है और लाइंस की भी चेक की जा सकती है और इन वेक्टर्स की भी चेक की जा सकती है। सुनो, की जा सकती है। बोलो। देखो, कोलिनियरिटी तो हम पॉइंट्स की चेक करते थे क्योंकि लाइन पे तो पॉइंट्स लैग करती हैं, लेकिन प्लेन पे पॉइंट्स के साथ साथ लाइंस भी तो लैग करती है। तो कोप्लेनरिटी किस किस की चेक करी जाती है? पॉइंट्स की तो चेक कर ही सकते हैं हम, लेकिन साथ के साथ हम लाइंस की भी चेक कर सकते हैं। और जो लाइंस डायरेक्टेड होती है उनको वेक्टर्स कहते हैं, तो उन वेक्टर्स की भी हम कोप्लेनरिटी चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाए करें तो वो कोप्लेनर है, नहीं तो वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस फ्लोर पे मैं दो वेक्टर्स बना दूं तो ये कोप्लेनर है, दीवार पे बना दूं तो ये भी कोप्लेनर है, इस दीवार पे बना दूं तो ये भी कोप्लेनर है। एक इस दीवार पे बनाया, एक इस फ्लोर पे बनाया, तो हम कहेंगे ये कोप्लेनर नहीं है। एक बार के लिए हम ऐसे ही कहेंगे ना, ठीक है, ऐसे ही कहेंगे। अब सुनो, अगर मैंने इस दीवार पे बनाया और एक इस दीवार पे बनाया, तो भी ये कोप्लेनर है। ये क्या कह रहे हो सर? एक इस दीवार पे बना रहे हो, एक इस दीवार पे बना रहे हो, तो भी वो कोप्लेनर है। जिस तरीके से 2D में दो पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर है, उसी तरीके से 3D स्पेस में दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर है। चेक करने के लिए मिनिमम तीन चाहिए। क्या कहा मैंने? एक 2D प्लेन पे तीन पॉइंट्स चाहिए मिनिमम चेक करने के लिए कोलिनियरिटी। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें तीन ही पॉइंट्स थे कि चेक करो ये कोलिनियर है, यानी कभी भी क्वेश्चन आए कि दो पॉइंट्स को चेक करो, क्योंकि दो पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर है, क्योंकि उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक कॉमन लाइन हमेशा ही बनाई जा सकती है। सिमिलरली इस 3D स्पेस में दो वेक्टर्स से पास होने वाला एक कॉमन प्लेन हमेशा ही ड्रॉ किया जा सकता है। हाँ, वो उस टाइम ड्रॉ हुआ हो रखा है या नहीं हो रखा है उससे मतलब नहीं है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता इससे मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 2D प्लेन पे दो पॉइंट्स, मैंने एक लाइन बनाई है इसे ना, मान लो इस पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब मैंने सी यहाँ मार्क कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं बेटा ए और बी कोलिनियर है, आप कहोगे हाँ सर है। मैं आपसे कहूंगा ए और सी कोलिनियर है, तो आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे सर सी जो है ना, ए और सी से कॉमन लाइन नहीं दिख रही है तो ये कोलिनियर नहीं है, ऐसे थोड़ा ना कहोगे, बनाई तो जा सकती है। अब मैंने कहा बी और सी कॉलिनियर है क्या, आप कहोगे सर मेरे को लाइन तो दिखी नहीं थी, आपको दिख रही है क्या? अरे बनाई तो जा सकती है। तो सिमिलरली इस प्लेन पर एक वेक्टर है, इस प्लेन पर एक वेक्टर है, अभी इस वेक्टर और इस वेक्टर से पास थ्रू होने वाला प्लेन हमने नहीं बनाया है, लेकिन 3D में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है। इस 3D में तो अनंत प्लेन्स हैं, जो हमने बनाए हैं वही थोड़ी ना है। ये तो कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड प्लेन्स की बात कर रहे हैं, मैंने एक्स जेड एक्स वाई और वाई जेड, उसके अलावा भी तो अनंत प्लेन्स हैं, है ना? समझ गए क्या? 2D में दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर है, तो 3D में दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर है। समझे क्या? या फिर यूं कहूं, उन दोनों वेक्टर्स से एक कॉमन प्लेन इमेजिन किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। बोलो फिर से। 2D में दो पॉइंट्स जहां मर्जी आप मार्क करो, वो हमेशा कोलिनियर हैं। तो 3D स्पेस में दो वेक्टर्स कहीं भी ड्रॉ करो, वो हमेशा कोप्लेनर हैं। उन दोनों वेक्टर से एक कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है या इमेजिन किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने इस दीवार पे एक लाइन खींच दी, इस दीवार पे एक लाइन खींच दी। आप कहोगे सर अलग अलग दीवार पे अलग अलग प्लेन पे ये कोप्लेनर नहीं है। आप इमेजिन करो, इस लाइन और इस लाइन से भी बीच में एक दीवार बनाई जा सकती है, एक ऐसा कॉमन दीवार बनाई जा सकती है जिस दीवार पे वो लाइन और ये लाइन भी आ जाए। आप कहोगे सर कैसे बनाओगे? अरे बेटा, वो दीवार इस दीवार के आर पार भी जा सकती है, स्पेस में हम स्पेस में हैं, ठीक है। प्लस वेक्टर्स को पैरेलल डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। तो दो वेक्टर्स से हमेशा एक कॉमन प्लेन, हाँ तीन वेक्टर्स की बात आ जाए, अब गारंटी नहीं है सर, अब गारंटी नहीं है। अब चेक किया जाएगा कि कोप्लेनर है। जैसे तीन पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, जैसे एबीसी तीन पॉइंट्स हैं, मैंने कहा एबीसी तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। या तो वो होंगे तो लाइन में आएंगे, नहीं होंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे। सिमिलरली इसमें अगर तीन वेक्टर्स बना दूं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगेन अगर हो गए तो वहां पे भी ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन नहीं हुए तो वहां पे फिर 3D का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 3D ऑब्जेक्ट बनेगा उनके फॉर्मेशन से। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? सारी बातें क्लियर है? अब सर ये कहाँ चले गए? आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे ना। अब सुनो, एक 3D स्पेस में ध्यान से सुनना, एक ही लाइन में खत्म करता हूँ, अब फिट हो जाए बस माइंड में ना। एक 3D स्पेस में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर होता है, जो कि वो जो तीसरा वेक्टर होता है उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। इससे भी है, उससे भी है। सर एक वेक्टर दो वेक्टर से कैसे परपेंडिकुलर होगा? मैं तरीका बताता हूं।
उन दोनों वेक्टर से कॉमन प्लेन बनाओ और उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर बना दो। उन दोनों वेक्टर से कॉमन प्लेन बनाओ, इमेजिन करो, होगा 3D में तो होगा ही होगा। और उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दो। तो उस प्लेन से ही अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन पे लाए होने वाले हर एक वेक्टर से वो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो कुल मिला के उन दोनों से भी परपेंडिकुलर हो गया। हाँ सर, डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा उस वेक्टर और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। क्या कहा मैंने? उस वेक्टर और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। तो हो गया इसका प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ, दोनों से परपेंडिकुलर चाहिए मुझे दोनों से परपेंडिकुलर चाहिए। अब इस पूरी वारदात को एक बार 2D पे समझो, चलो, है ना। ये सपोज करो ये बेंच है, ये बेंच है ना। मैंने ये वेक्टर यहाँ बनाया, लेट से ये दूसरा वेक्टर है, ये यहाँ है। मैंने कहा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। तो पहले तो ये तो वैसे ही एक प्लेन पे, अभी जैसे दीवार तो दीवार था, स्पेस में था, तो हमने एक प्लेन इमेजिन किया। तो इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है, तो अब मैं इमेजिन नहीं करवा रहा हूँ, ऑलरेडी दो प्लेन एक ही प्लेन पे मैंने बना दिए। ये मान लो कि ये भी पहले स्पेस में थे, ये भी पहले स्पेस में थे, मैंने इनसे कॉमन प्लेन बना दिए, बेंच बना दी, इनको कॉमन प्लेन बना दिया मैंने, बन गया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। तो पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब इनिशियल से इनिशियल मिलाओगे, जैसे उसमें डॉट प्रोडक्ट में भी आप इनिशियल टू इनिशियल मिलाते थे, ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम लो, जो भी बनाओ। तो ये पैरेलल डिस्प्लेस करके मैंने इनिशियल से इनिशियल मिला दिया, मिला दिया। अब इनके इनिशियल पॉइंट से निकलता हुआ एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाओ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनाओ। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आप ऐसे ऊपर बनाओगे या फिर ऐसे नीचे बनाओगे। बनाओगे, प्लेन से परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों से परपेंडिकुलर हुआ। अभी मैं ऐसा, अगर इसे प्लेन से परपेंडिकुलर बनाऊं तो चेक करो, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री है, और चेक करो इस पेन और इसके बीच में भी 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन है। तो ये जो वेक्टर है ये इसके इसके दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हुआ हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मैग्नीट्यूड है इसका और इसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, बशर्ते इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ तो फिर मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, वो एक फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करें। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों के प्रोडक्ट का, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। जैसे 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 3 चौक 12, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर बाहर आएगी। पर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो, हाँ, तो 12 सेंटीमीटर आएगी। नहीं, नीचे और ऊपर की तो बात ही मत करो, अभी अभी हम बात कर रहे हैं लंबाई कितनी आएगी, नीचे ऊपर की भी बात शुरू नहीं करेंगे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इनसे परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर या नीचे। अब ऊपर या नीचे अभी अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि कितना लंबा होगा, मैग्नीट्यूड बताओ। तो अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी लंबाई इन दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट होगा, 3 चौक 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन सर नहीं है, मान लो 30 डिग्री पे है इंक्लाइंड, तो क्या होगा? तो फिर फॉर्मूला पढ़ते हैं। सरल सी भाषा में सीखना है ना अपने को, सरल सी भाषा में सीखना है ना। तो सरल सी भाषा में कभी भी कोई पूछे ना क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो आप कहना भैया दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, पहले तो प्लेन इमेजिन कर। और दो वेक्टर से पास होता हुआ हमेशा एक प्लेन या तो बना हुआ है या इमेजिन किया जा सकता है। अब एक बार के लिए मान लें कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब तीसरे वेक्टर में जो लंबाई होगी इन दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट होगा, और डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप कहते हैं ना ऊपर या नीचे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो ऊपर, अदरवाइज नीचे। इट इज सेम, अभी हम पढ़ने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना, स्क्रू रूल जिसको अपन कहते हैं। इट इज सेम एज स्क्रूइंग, टाइटनिंग ए स्क्रू एंड लूजिंग एन स्क्रू। आप कभी भी एक स्क्रू घुमाओगे तो आप इमेजिन करना, जब आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीचे। चलो इसको छोड़ो, ये बॉटल है, बॉटल में अगर मैं इसको क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, अब मेरे को खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ऐसे घुमाया तो ये ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है? ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है? ऊपर आ गई। और मेरे को टाइट करना है वापस, तो फिर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, चेक करो, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव, मतलब परपेंडिकुलर में भी ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊं तो परपेंडिकुलर में भी नीचे वाला परपेंडिकुलर, जिसको हम इस भाषा में नेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, सपोज करो मुझे इस दीवार में स्क्रू लगाना है, तो अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूंगा तब तो अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूंगा तो वो बाहर आएगा। कई बार हमारे टिफिन का बॉक्स नहीं खुलता, वो ढक्कन नहीं खुलता है, कोई बार मम्मी कहती है कि इसको टाइट है, इसको खोल के दे,
है ना, हमको समझ नहीं आता, हम ओवर टाइट कर देते हैं, होता है ना, कई बार ऐसा होता है। हमको ढीला करना होता है, हमको पता ही नहीं चलता कि मैं प्रेशर इस साइड लगा रहा हूँ तो ये ढीला हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बाद में हमको पता चलता है ये तो हमने ओवर टाइट कर दिया। तो बस ये याद रखना, मम्मी को सिखाना, मम्मी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का चक्कर है, अगर खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, टाइट करना है तो क्लॉकवाइज। सब में ये रूल चलेगा, जैसे स्क्रू हो, चाहे ढक्कन हो, चाहे बॉटल हो, सब में ये रूल चलेगा। मम्मी को सिखा देना अच्छे अच्छे से, ठीक है। पहले खुद सीख लेना लेकिन उसके लिए, ठीक है ना। क्लियर है क्या, सारी बातें क्लियर है क्या, समझ गए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करें इस चीज को, आ जाओ। बाकी अब ये 10-15 मिनट आपने शिद्दत से सीखा होगा ना, तो अब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा ही सरल सा टॉपिक लगेगा, ठीक है। शुरू के 15 मिनट में ही पिक्चर समझनी होती है, ठीक है ना, वो समझ ली तो पूरी स्टोरी ढंग से समझ में आती है। और वो 15 मिनट मिस हो जाते हैं ना शुरू के, कहीं आप मूवी देखने गए और 15 मिनट मिस हो गए, तो आप पूरी मूवी में सोचते रहते हो कि यार ये क्या हुआ था, ये कौन था, ये कैसे था। बोलो, होता है ना ऐसा। फिर उसको करने के लिए आपको रिपीट करनी पड़ती है उसको, है ना। ओके, आ जाओ, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का खत्म करते हैं। अच्छा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी विल यूज द कंपैरिजन मेथड। हम कंपैरिजन करते चलेंगे दोनों से, तो पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, अच्छा नॉन जीरो वेक्टर्स ही रहेंगे, ए और बी, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो आप इस जो तीसरा वेक्टर है उसकी लंबाई कहीं ना कहीं इन दोनों की लंबाई से अफेक्टेड है। मैंने कहा था ना, प्रोडक्ट करोगे 90 डिग्री का एंगल है तो प्रोडक्ट ही कर दो सीधे, नहीं है तो फिर फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ रहा है ना इन दोनों की लंबाई का। तो अगर एक की भी लंबाई जीरो हो गई तो फिर तीसरे की भी लंबाई जीरो ही होने वाली है, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर से ए एंड बी इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज। तो अभी तो ये फॉर्मूला डेफिनेशन है, ये क्या है, फॉर्मूला डेफिनेशन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की पहले हमने फॉर्मूला डेफिनेशन सीखी थी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए था उसमें भी, इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, दोनों की लंबाई का कहीं ना कहीं प्रभाव तो है, दोनों का प्रोडक्ट है, देखो है ना। साइन थीटा है, वहां कॉस थीटा होता था, और कॉस थीटा के वहीं स्टॉप हो जाते थे हम, क्योंकि हमको केवल स्केलर चाहिए था, अभी हमको वेक्टर चाहिए। तो अगर आप यहीं स्टॉप हो जाओ, कॉस थीटा की जगह अगर आप साइन थीटा भी रख दो तो भी तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए एक वेक्टर चाहिए। अब जब इसका मैग्नीट्यूड ही मिल गया, तो अगर दो वेक्टर्स, एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड मिल गया तो दूसरी डायरेक्शन केवल यूनिट वेक्टर से डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड अगर ये है, तो अब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको ए कैप ही तो लिखते हो, समझ गए। तो इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो एन कैप से डिफाइन की गई है। ये एन कैप तो बताती है डायरेक्शन, इतना पार्ट बताता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों चीजें होंगी। ओके, थीटा बता दो सर। थीटा, वेयर थीटा, अब इसमें कंफ्यूजन थीटा का है और एन कैप का है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसी का होगा, ये मैग्नीट्यूड इसी का होगा, तो थीटा और एन कैप बता दो। तो पहले एन कैप, पहले थीटा बता रहा हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमारे इसमें सब कुछ सीधा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज उल्टा चलता है। प्रैक्टिकली तो क्लॉकवाइज हम सीधा मानते हैं, लेकिन गलत है। आप आपको मैंने 3D स्पेस के बारे में बताया, तो आप देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और फिर वाई एक्सिस से जेड एक्सिस हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिर जेड एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल गया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। कल पहले अपन है ना क्वाड्रेंट सीखते थे तो भी अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते थे, सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो यहाँ पे थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ए से बी की तरफ आता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल है। क्या कहा मैंने, फिर से बोलो, ए से बी की तरफ आता हुआ एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। और याद रखना ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो आप बी से ए नहीं नापोगे, अगर आप बी से ए नापोगे तो फिर माइनस में चली जाएगी कहानी, समझ गए, ठीक है ना। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, थोड़ा विस्तार से कहें तो ए से बी की तरफ आता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो थीटा है। ओके, अब एन कैप के बारे में सीखते हैं। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, अभी तो सिंपली लिखा हुआ है लेकिन मैंने ओरली बता दिया है ना। एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड वन है। डायरेक्शन, डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ है। जैसे मैंने कहा एन कैप, तो ये तो मुझे ही पता है सर, यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है, डायरेक्शन बताओ मेन तो। इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, दोनों के। सर दोनों के परपेंडिकुलर, तो ऐसे कह देते हैं ना, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दोनों, ये वेक्टर जिस प्लेन से पास होते हैं, कॉमन प्लेन से, उससे परपेंडिकुलर। तो एन कैप के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से फिर से बता दिया और लगा के। और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसा प्लेन जिसमें ये दोनों वेक्टर्स लाया कर रहे हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर और यूनिट
मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बनेगा उसको हम एन कैप से डिफाइन करते हैं। तो उस फॉर्मूला के सारे इंग्रेडिएंट्स सब वो हो गए, डिफाइंड हो गए। ठीक है, चलो अब आगे सुन। अब आप कह रहे थे ना सर ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे बताओ, तो राइट हैंड स्क्रू रूल इसके लिए फॉलो होता है, आपकी बुक में भी गिवन है। ये क्या कहता है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हथेली ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा है, तो मेरा थंब ऊपर जाएगा। और क्लॉकवाइज घुमाऊं तो नीचे जाएगा। अभी देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऑटोमेटिक थंब नीचे गया। तो इस राइट हैंड स्क्रू रूल को आप फॉलो करो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऊपर, आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे जैसे ये दो वेक्टर्स हैं। अब सृष्टि ने कहा कि सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप बताओ इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो, तो थंब ऊपर जा रहा है। अब ये स्क्रू ऊपर आएगा। इसने कहा नहीं सर इधर से इधर घुमा के दिखाओ, तो इधर से इधर घुमा रहे हो, अब मतलब ऐसे घुमा रहे हो, तो अब ये स्क्रू अंदर जाएगा। बस वेरी इजी, समझ गए। ए टू बी जा रहे हो या बी टू ए आ रहे हो, फर्क बस इतना है। ए टू बी जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जा रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन उस क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर होगी। और बी टू ए जा रहे हो दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो, तो फिर नीचे होगी। हो गया स्क्रू रूल क्लियर। देखो इधर डायग्राम में, ये ए है, ये बी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे जा रहा हूं मैं, थीटा ऐसे एंगल बना रहा हूं मैं, है ना, तो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ स्क्रू को, तो अब की बार ये ऊपर आएगा, बाहर निकलेगा टेबल से वो स्क्रू, ढक्कन खुलेगा मेरा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। लेकिन ये का यही कॉपी पेस्ट मैंने इधर कर दिया, ये का ये मैंने कॉपी पेस्ट इधर कर दिया, और मैं बी टू ए जा रहा हूँ, बी टू ए जा रहा हूँ, तो बी टू ए जा रहा हूँ, तो अब ये क्या जाएगा नीचे। अब किसी ने कहा सर एक काम करो ऐसे के है ना, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जाओ आप, लेकिन वेक्टर चेंज कर दो। वेक्टर चेंज करोगे तो वापस गणित फिर उल्टी हो गई। आप इन दोनों को चेंज मत करो, बी और ए तो सेम रखो, बस आप उसका जो मोशन है वो उल्टा कर दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दो, तो ये जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा। अब इन दोनों को अगर मैं सेम फिगर में ड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा फिगर निकल के आता है, देखो इधर, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। अब इन दोनों को मैं सेम फिगर पे ड्रॉ करूं, तो ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब अगर आप यहां से यहां जाते हो तो ये बन रहा था वेक्टर हमारा, और अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये बन रहा था वेक्टर हमारा। अब एक्चुअली ये है ना, ये और ये और ये एन वेक्टर और माइनस एन वेक्टर इस प्लेन से अंदर और बाहर जा रहे हैं। ये प्लेन है, ये स्क्रीन है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा ना, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, नहीं समझे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूं मैं, एंगल बना रहा हूं ऐसे। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। साइन थीटा डजंट गिव मी डायरेक्शन, साइन थीटा मैग्नीट्यूड वो सब मिलके देते हैं, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, अभी अभी तो बताया। एंटी क्लॉकवाइज, चलो मैं कह देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज कह देता हूँ। लेकिन डायरेक्शन के बारे में अभी अभी मैंने बताया कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी, और इन दोनों से परपेंडिकुलर करने का मतलब है इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। तो इन दोनों का प्लेन यही तो कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसकी डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर ऐसे होगी, मेरी तरफ आती हुई या उधर जाती हुई, या तो इधर आती हुई प्लेन से बाहर आती हुई, या उधर जाती हुई। अभी दीवार पे मैंने दो वेक्टर्स बनाए, मैंने कहा इसका क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपकी तरफ आएगा या उधर पीछे खाली प्लॉट में जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का डिफरेंस है बस, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो खुलेगा ढक्कन मेरी तरफ आएगा, और क्लॉकवाइज करोगे तो बाहर जाएगा अंदर जाएगा। समझ गए। तो अब ये बाहर और अंदर आता हुआ वेक्टर में ड्रॉ थोड़ा कर सकता हूँ, स्क्रीन से बाहर दिखा तो ना सकता हूँ मैं, मेरे पास अभी हाल फिलहाल 3D टेक्नोलॉजी नहीं है, इन फ्यूचर कभी होगी तो उन बच्चों को सिखाएंगे, आपको बुला लेंगे। अभी तो 2D टेक्नोलॉजी है मेरे पास। तो इसीलिए वो अंदर और बाहर जाता हुआ वेक्टर जो है मैंने ऐसे और ऐसे बनाया है, समझ गए। वो जो मैंने बनाया है ना, वो ऐसे और ऐसे बनाया, पर ऐसे मत मान लेना कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच में कोई सर 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसके बीच में कोई 20 डिग्री, ऐसे मत मान लेना। ये अंदर बाहर है, मैं बनाऊं कैसे, समझ गए क्या अभी आप। भावनाओं को समझो, है ना, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी को समझो। चलो आओ इधर देखो, तो ये जो आ रहा है ना ऊपर जा रहा है ना, ये एक्चुअली मेरी तरफ आ रहा है, और ये जो माइनस साइन वेक्टर है ना, ये उधर जा रहा है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है। चलो एटलीस्ट आपके पास ये स्क्रीन है, पिछली बार तो दीवार पे थी, तो उनको समझाना ही बड़ा पहाड़ी पड़ गया, समझ ही नहीं रहे थे वो, कह रहे थे सर दीवार के बाहर कैसे जाए,
उस साइड तो दीवार के बाहर और कोई है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है। पिछली बार ये स्क्रीन दीवार पे थी, अभी स्क्रीन के उस साइड कुछ तो है, खाली स्पेस है ना। अब पिछली बार दीवार थी तो उनको समझाना बड़ा भारी था। ठीक है, क्लियर है, चलो समझ गए ना आप लोग। तो इन दोनों को जब मैंने से, अब ये जो है ना, ये स्क्रू आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, और ये जो स्क्रू है वो अंदर जा रहा है। अब दोनों को एक साथ बनाया तो वेक्टर एन वेक्टर एन। समझ आया, क्लियर है। अब आप सुनो, आपने 30 डिग्री ऐसे घुमाया स्क्रू को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कुछ बाहर आएगा, कुछ सेंटीमीटर बाहर आएगा स्क्रू। मैंने 30 डिग्री ही वापस घुमाया तो जितना बाहर आया था उतना ही अंदर जाएगा। तो ये एग्जैक्टली इसका नेगेटिव होता है। जब अपन दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता है, समझ हमने सीखा है ना। एक वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो, 10 सेंटीमीटर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इधर है और 10 सेंटीमीटर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं कह सकता हूँ ना, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये माइनस ऑफ वेक्टर ए है, ये अगर ये ए है तो ये माइनस ऑफ ए है, और ये ए है तो ये माइनस ऑफ ए है। तो इसीलिए कोई पूछ सकता है कि सर आपने इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन कैसे मालूम किया। ये कनेक्शन ऐसे मालूम किया, हाल फिलहाल के लिए मैं थीटा बराबर मान रहा हूँ कि जितना इधर जा रहा हूँ उतना ही इधर आ रहा हूँ। तो ये अगर एन गया तो ये माइनस एन गया, बस फर्क पड़ता है कि आप गए कैसे। अगर ऐसे गए तो ये, ऐसे आए तो ये। तो ये समझ में आया क्या अच्छे से। आप देखो ध्यान से, इस वेक्टर ए से भी ये परपेंडिकुलर है, ये एन जाने वाला, और इस वेक्टर बी से भी ये परपेंडिकुलर। सर दिख तो नहीं रहा, अरे बेटा ये बाहर आ रहा है, थोड़ा इमेजिन, ये बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर। ये नीचे वाला तो उधर जा रहा है। हाँ, नीचे वाले के लिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है, नीचे वाले को मैंने अभी परपेंडिकुलर, ये नोटेशन जो मैंने डाला है ना, ये केवल ऊपर वाले के लिए डाला है। फिर अगर नीचे वाले के लिए भी डालो तो ऐसे डालो, ये परपेंडिकुलर ऐसे और ये परपेंडिकुलर ऐसे, तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाता है इस फिगर में, इसलिए मैंने नीचे वाले के लिए परपेंडिकुलर का साइन डाला नहीं है, डाला केवल ऊपर वाले के लिए। मैंने ड्रॉस में नीड नॉट पेन है, केवल ऊपर वाले के लिए किया। बाकी ये एन वेक्टर के लो या माइनस एन वेक्टर के लो, दोनों के दोनों वेक्टर बी वेक्टर ए से परपेंडिकुलर हैं। ओके, ठीक है, या यूं कहूं, इस स्क्रीन इस प्लेन से परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इस स्क्रीन पे बने हुए हैं। क्लियर है क्या। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। अब आ जाओ रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। एंड जैसा कि मैंने कहा था, रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन हम डॉट प्रोडक्ट से कंपेयर करते हुए चलेंगे, तभी आएगा मजा। तो इधर आ जाओ, हमारी अगली जो सीख रहे हैं, इधर जो पिछली सीख ली है, तो इससे हमारा स्केलर प्रोडक्ट रिवाइज भी हो जाएगा। और बहुत ही सरल सरल से रूल्स हैं। खास करके ये जो प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही, मतलब इसको पढ़ लो, वेक्टर अलजेब्रा की तीसरी चौथी एक्सरसाइज का आपका रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप नोट्स बनाना। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहला और दूसरे के बीच में थोड़ा स्पेस भी देते रखना है, लाइन भी खींच देना, जैसे जैसा भी आप प्रेजेंट कर सको अच्छे से करना है ना। जितना अच्छे आप प्रेजेंट करोगे उतना अच्छे से याद होगा। देखो भाई, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी एक स्केलर है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। दूसरा, फॉर्मूले का डिफरेंस, ए डॉट बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड में कोस है। यहीं रुक जाता हूँ क्योंकि स्केलर चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा के बाद एक वेक्टर भी चाहिए, तो जब मैग्नीट्यूड मिल गया तो यूनिट वेक्टर चाहिए, एन कैप लगा देता हूँ, फॉर्मूला क्लियर। ए डॉट बी तो बी डॉट ए होता था, ये कॉम्यूटेटिव होता था, लेकिन ये नॉट कॉम्यूटेटिव है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के नेगेटिव होता है। अब ये भी सिखाया ना कि अगर आप ए टू बी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आप बी टू ए क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जो पहले वाला वेक्टर है और अब वाला वेक्टर है एग्जैक्टली एक दूसरे का नेगेटिव होगा। सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड का बनेगा 10 सेंटीमीटर, या तो वो बाहर आएगा या 10 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। समझ गए। तो ये नॉट कम्यूटेटिव है। प्रॉपर्टी ट्रू फॉल्स क्या आ जाए कि ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव होता है, नहीं, नॉट कम्यूटेटिव होता है। फिर वो क्या होता है, एग्जैक्टली बी क्रॉस ए का नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है। इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा सुल्टा एक समान कम्यूटेटिव। इधर आओ, अब स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा पे बात करते हैं। अभी तक मैंने बताया ना, केवल परपेंडिकुलर पे हम बात कर रहे थे, तो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा हम तीन एंगल्स लेते हैं, 0, 180 एंड 90। पिछली बार भी यही लिए थे, 0, 180 एंड 90। तो अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जब थीटा 0 डिग्री था या 180 डिग्री था, तो डॉट प्रोडक्ट में 0 डिग्री में तो उन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट आ रहा था, और 180 डिग्री में उन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट का नेगेटिव आ रहा था। इधर 0 और 180 दोनों में 0 बनेगा, 0 में भी 0 बनेगा, 180 में भी 0 बनेगा। फॉर्मूले से देख लो, कॉस जी साइन, इधर साइन थीटा होता है, तो साइन 0 भी 0 और साइन पाई भी 0।
तो इसमें तो दोनों में 0 बनेगा। अब प्रैक्टिकली सोचो क्यों, आपने घुमाया ही नहीं स्क्रू। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, स्क्रू घुमाओ मत। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, स्क्रू घुमाओ मत। तो आप स्क्रू ही नहीं घुमा रहे हो तो कुछ वेक्टर बनेगा, बनेगा 0 वेक्टर बनेगा, 0 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनेगा, डॉट, बस डॉट, वहीं खड़ा हूं। ठीक है ना, समझ आया, क्लियर है। अब अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ये वैल्यूज मिलती हैं, तो वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये प्रोडक्ट यहाँ से हमने डेवलप किया था, अब यहाँ पे भी डेवलप करो। तो खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगा, क्योंकि हर एक वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाता है और उसका आंसर 0 वेक्टर होता है। तो खुद का खुद एक वेक्टर ए खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, या उल्टा रख दो तो 180 डिग्री। तो खुद का खुद से बनाने वाला वेक्टर 0 वेक्टर बनेगा। वहां क्या बनता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ क्या बन रहा है, 0 वेक्टर। अब ये तो एक केस यहाँ पे होता है खत्म, 0 और 180 को साथ में कवर किया है और 90 डिग्री को अलग कवर किया। 90 डिग्री में यहाँ 0 आंसर आता था, ए डॉट भी 0। वहां पे कुछ आंसर आ रहा है, देखो वहां पे, यहाँ पे ए डॉट मतलब 90 डिग्री में 0 आंसर आता था, यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री में 0 वेक्टर आंसर आ रहा है, ऐसे हो रहा है। वहां पे 0 या 180 डिग्री पे कुछ तो आंसर आता था, कुछ तो आंसर आता था, कुछ तो आंसर आता था, या 90 डिग्री पे कुछ तो आंसर आएगा, वो क्या आएगा वो सीखना है। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है, ऐसे ऐसे, है ना, तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एग्जैक्टली इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको 3 × 4 12 सेंटीमीटर का मिलेगा, और डायरेक्शन क्या मिलेगी, वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इधर 90 डिग्री पे एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होता था, उधर 0 डिग्री पे एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होता था, और 180 डिग्री पे मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट का नेगेटिव भी हो जाता था। यहाँ पे 90 डिग्री पे एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट हो जाता है। वहां पे 0 डिग्री और 180 डिग्री पे 0 मिलता था, या 90 डिग्री पे 0 मिलता है, तो ऐसे और ऐसे कनेक्टेड है बेटा। या तो दोनों बात इसकी याद कर लो, उधर उल्टी कर देना, या दोनों बातें इसकी याद करो, इधर उल्टी कर देना। किसका, इसका, इसका तो एक डायरेक्शन, एक लेंथ मिलती है, क्यों नहीं कर सकते, प्रोजेक्शन डाल के हमने किया था ना। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, बट आफ्टर मेकिंग द डायरेक्शन सेम। किया है तो, हाँ बिल्कुल। इधर लेंथ है, इधर वेक्टर है, इधर केवल लेंथ है, इधर क्या है, केवल लेंथ। मतलब इन दो वेक्टर्स का जब मैं डॉट प्रोडक्ट की दुनिया में मिलान करता हूं तो एक लंबाई निकल के आती है, एक स्केलर क्वांटिटी। इधर जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट में मिलान करता हूं तो लंबाई के साथ साथ डायरेक्शन भी निकल के आती है, एक वेक्टर, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट निकल के आती है। क्या निकल के आती है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट निकल के आती है। ठीक है, अब एक लंबाई भी एक 3D कॉन्सेप्ट में एग्जिस्ट करती है, और एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी 3D कॉन्सेप्ट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके डॉट प्रोडक्ट्स भी सीखे थे, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट्स भी सीखेंगे, सीखेंगे। तो पांचवा, आप इसी चौथे का एक्सप्लेन, मतलब पर्टिकुलर कैसे पांचवा है ना, आ जाओ। जैसे तीसरे का चौथा था, चौथे का पांचवा है। डॉट प्रोडक्ट में तो हमने किया ही था, क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में वापस रिवाइज करेंगे। तो पहले डॉट प्रोडक्ट पे आता हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि इन दोनों के बीच में, आई और जे कैप के, ये कैप नहीं लगा हुआ, आई और जे कैप के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन होता है, जे कैप और के कैप के बीच में भी 90 डिग्री, और के कैप और आई कैप के बीच में अगेन 90 डिग्री का रिलेशनशिप होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसीलिए जिनके बीच में 90 डिग्री का रिलेशन हो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है। तो आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ, के कैप का आई कैप के साथ 0, और कॉम्यूटेटिव भी कर दो, आई जे का जे आई कर दो, जे के का के जे कर दो, और के आई का आई के कर दो, तो भी 0। तो ये तो बड़ा सरल सी बात थी। इधर आओ, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस पे जाता हुआ 1 सेंटीमीटर का यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के ऊपर ही मान लो, वैसे तो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पर चलो ठीक है, उसी के ऊपर मान लो, इस लाइन पे मान लो। भाई जे कैप क्या होता है, इस लाइन पे मान लो। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, उससे परपेंडिकुलर जो वेक्टर जाएगा वो जेड एक्सिस पे लाई नहीं करेगा क्या, क्योंकि जेड एक्सिस ही तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। देखो हमने क्या सीखा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब जब अपन एक 3D स्पेस में बना रहे हैं तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जब अपन एक्सिस के ऊपर ही वेक्टर बनाते हैं, स्टैंडर्ड जो 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड,
मैं स्पेस में बना रहा हूँ, स्पेस में बना रहा हूँ, तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट स्पेस में इमेजिन कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड एक्सिस के ऊपर ही बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो अब स्टैंडर्ड जेड एक्सिस पे ही तो बनेगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड इसी पे तो बना रहे हो। समझ गए ना, स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो आई कैप क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस पे जाता हुआ 1 सेंटीमीटर का वेक्टर होता है आई कैप। यही तो डिफाइन डेफिनेशन थी आई कैप की। जे कैप क्या की डेफिनेशन क्या थी, स्टैंडर्ड वाई एक्सिस पे जाते हुए 1 यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर की डेफिनेशन थी। तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1 ही सेंटीमीटर जेड एक्सिस पे चले जाओ वो होगा। तो आई कैप का जेड कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के कैप बनेगा। अब इसको डेफिनेट अगर फॉर्मूला से अगर अपन उसको एक्सप्लेन करें तो फॉर्मूला से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कैप, साइन थीटा एन कैप, ऐसे ही तो करोगे। अब एन कैप की जगह तो मैं के कैप लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तो एन कैप 3D स्पेस में होता था कहीं ना कहीं, लेकिन अब तो मुझे पता है ना कि ये जेड एक्सिस पे है। तो जब मुझे पता है तो मैं एन कैप को के कैप ही लिखूं, लिख दूं। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, आई कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, साइन 90 हमेशा 1 होता है, इंटू के कैप। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू केप के क्या मिला, के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप हमेशा के कैप होता। सिमिलरली जे का के साथ आई होगा, और सिमिलरली के का आई के साथ जे होगा। ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, आई से जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे था ना। अब आई कैप क्या था, एक्स एक्सिस पे जाता हुआ 1 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड, ये तो था आई कैप। ये क्या था, जे कैप था, 1 सेंटीमीटर का वाई एक्सिस पे और 1 सेंटीमीटर का जेड एक्सिस पे। ये क्या था, के कैप, ऐसे ही तो था। तो आई से जे जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ तो के मिल रहा है, जे से के में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ तो आई मिल रहा है, और के से आई जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ तो जे मिल रहा है। आई से जे के, जे से के आई, के से आई जे। इस फिगर में देखो, आई से जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के से आई जे, और नहीं, जे से के आई और के से आई जे। ओके, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, यहाँ तो आई जे का जे आई बन जाता था, जे के का के जे बन जाता था, के आई का आई के बन जाता था, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो आई जे की जगह कल को जे आई हो जाए तो माइनस हो जाएगा इसी का एग्जैक्ट, जे के की जगह आई हो जाए तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा, और अगर के आई की जगह जे हो जाए तो इसी का नेगेटिव। सर याद कैसे करें, याद आप ऐसे करो, आपको एबीसीडी तो आती है, आई जे के, अगर सेम फ्लो में चल रहे हैं आई टू जे, तो सामने वाला आंसर, जे टू के, उसके सामने कुछ है ही नहीं तो पीछे वाला आंसर, के टू आई, तो अगेन सामने वाला आंसर। और अगर उल्टे फ्लो में चल रहे हैं, जे टू आई, तो ये आप एबीसीडी उल्टी पढ़ रहे हो कि सीधी पढ़ रहे हो, सोचो। अगर आप एबीसीडी सीधी पढ़ रहे हो तब तो पॉजिटिव आंसर, अगर आप एबीसीडी उल्टी पढ़ रहे हो तो नेगेटिव आंसर। सो जे से आई आना एबीसीडी उल्टी पढ़ना है, तो के आंसर आएगा तो सही, लेकिन नेगेटिव। समझ आया, जे से आई, के से जे, एबीसीडी उल्टी है कि सीधी है बताओ, सीधी है। नहीं, के से जे, के से जे, देखो मेरी बात सुनो, के से जे जाना उल्टी है, बस उल्टी है तो आई आ गया, है ना। अच्छा आई से के, वैसे आई से के तो सर सीधी है, वैसे आई से के तो सीधी है, लेकिन दो को थोड़ा क्रॉस छलांग थोड़ा लगा सकते हो। आपको एक बार में छलांग नहीं लगानी, तो फिर आपको उल्टी पढ़नी पड़ रही है ना, उल्टी पढ़नी पड़ रही है तो माइनस का चाहिए। ठीक है, सीधी एबीसीडी में पॉजिटिव, उल्टी एबीसीडी में नेगेटिव, और आई जे से के जे से आई के से जे। ठीक है डन, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और अगर इधर डॉट प्रोडक्ट बात करें तो 0 0 आएगा, ये लेंथ 0 आएगी। अब खुद का खुद से, अब खुद का खुद से उधर होता था 1, क्यों, क्योंकि खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसके मैग्नीट्यूड होता ही 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, इसका मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इधर तो सरल सी बात थी। इधर खुद का खुद से, अभी अभी मैंने बताया किसी भी वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो फिर हमेशा जीरो नहीं मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। अगर कल कोई ऐसे इसके आगे वेक्टर हटा दूं ना तो ये स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि वेक्टर चाहिए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। जीरो लिखना तो स्केलर क्वांटिटी है, जीरो वेक्टर लिखना वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इधर जीरो लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इधर ऐसे वेक्टर लगाना। ठीक है, ये जीरो वेक्टर का नोटेशन है। जीरो वेक्टर जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे उसमें ये जीरो वेक्टर का नोटेशन है, और अगर किसी के ऊपर कैप लगा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर का नोटेशन है। ओके डन। ठीक है, तो खुद का खुद के साथ, खुद का दूसरों के साथ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स में भी देख लिया और जनरल में भी देख लिया। अब कंपोनेंट फॉर्म, तो ए और बी की कंपोनेंट फॉर्म अगर गिवन है, एक A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर की गिवन है, तो कंपोनेंट फॉर्म में प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता था, A1 B1, A2 B2,
A3B3, और इसका डेरिवेशन भी हमने करके देखा था, बोलो करके देखा था। अब इधर ये टेबल बना रहे हैं तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ना, लेकिन इसका डेरिवेशन अभी बता। ठीक है, तो A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो सर, कंपोनेंट फॉर्म में करो जरा। कंपोनेंट फॉर्म में एक क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट निकल के आएगा 3/3 का, जिसके पहली रो होगी आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में ए के स्केलर कंपोनेंट्स, तीसरी रो में बी के स्केलर कंपोनेंट्स। और इसको जब अपन सॉल्व करें तो कैसे कैसे सॉल्व करते थे, A2B3 माइनस B2A3 टाइम्स आई कैप, ये आई कैप से मल्टीप्लाई होगा। फिर आओ इधर आ जाओ, फिर सेकंड में माइनस साइन लग जाता था, और फिर ये गया A1B3 माइनस B1A3, वही लिखा हुआ है, टाइम्स जे कैप और माइनस साइन और लगेगा, और तीसरे में वापस प्लस हो जाएगा, और A1B2 माइनस B1A2 के कैप। ऐसे ही करते थे बोलो बच्चों, ऐसे ही करते थे, प्लस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता था ना। हम्म, यहाँ तो ये वाला कर रहे थे हम, ये चीज कर रहे थे, ठीक है, इसको मैं बाद में देख लेता हूँ, अभी आप समझ लो। ठीक है, तो इधर इस कंपैरेटिव टेबल में तो अपन फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है, चाहे डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखो, चाहे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, आई कैप जे कैप के कंपोनेंट फॉर्म में। अब बात आती है इसका प्रूफ बताओ, प्रूफ बताते हैं एक बार, कंपैरिजन खत्म होने दो। डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम दो वेक्टर्स का के बीच का एंगल ऐसे निकालते थे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसे निकालते थे, और थीटा निकालें तो cos इनवर्स ऑफ ऐसे निकालते थे। ठीक है, इधर क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हमने डेरिवेशन बताया, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा। तो उधर भी हमने ऐसे ही किया था, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसे किया था, तो इधर भी हमने कर दिया टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये हो गया। इधर ये तो ऑलरेडी स्केलर है, स्केलर का कभी मैग्नीट्यूड नहीं निकलता, वेक्टर का निकलता है, ये ऑलरेडी स्केलर है, साइन थीटा ऑलरेडी स्केलर है, तो यही तो है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर है ना, ये कैप लगा हुआ है ना, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, बोलो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से साइन, इसको तो भूल जाओ, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू ये घूम के इसके नीचे आ जाएगा। तो सेम टू सेम फॉर्मूला बन रहा है, चेक करो, वहां पे कॉस इनवर्स बनता था, यहाँ पे साइन इनवर्स बनेगा, तो डॉट है तो कॉस इनवर्स से, क्रॉस है तो साइन इनवर्स से, वही थीटा का वही फॉर्मूला बन रहा है, चेक करो, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, बस फर्क ये है कि वहां पे ये डंडा नहीं लगा हुआ था। क्यों नहीं लगा हुआ था, क्योंकि वो तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर वो दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे और साइन इनवर्स लगा दोगे। फॉर्मूला याद हुआ। डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते थे, बोलो, कॉस इनवर्स ए डॉट पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इधर क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, उधर ऐसे बोलना नहीं पड़ रहा था क्या मैग्नीट्यूड, क्योंकि वैसे स्केलर क्वांटिटी यहाँ बोलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई कहे कि सर ये टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आप ऐसे ही उठा के यहाँ लगा दो, तो बेटा ऐसे ही उठा के नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी ये एक रियल नंबर की इक्वेशन नहीं है, ये रियल नंबर की इक्वेशन नहीं है कि साइन थीटा इक्वल टू इन सबको उठा के इधर लगा दूं, वेक्टर्स में थोड़ा कर सकते हैं। सपोज करो मैंने लिखा 3 i कैप प्लस 2 j कैप इक्वल टू, मैंने कह दिया 5 k कैप, तो मैं ऐसे थोड़ा कह सकता हूँ 5 की वैल्यू हो जाएगी k कैप को इसके नीचे डिवाइड करा दो। वेक्टर्स में हम चीजें थोड़ा इधर उधर, जब तक वो पूरी एक रियल नंबर की इक्वेशन नहीं मिलती तब तक हम चीजों को इधर उधर नहीं कर सकते। कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटीज को ही एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स किया। बोथ साइड्स करने के बाद एक स्टेज पे आने के बाद वो रियल नंबर की फॉर्म में इक्वेशन बन गई इस स्टेज पे। अब ये भी स्केलर, ये स्केलर, स्केलर सब स्केलर फॉर्म में आ गए, अब आप चीजों को इधर उधर कर सकते हो, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू करने के लिए इसके उसके नीचे ले गए। ठीक है, ठीक है, तो आज का एक लास्ट टॉपिक और देख लो। हाँ, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बड़ी सरल है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेम टू सेम जैसे उधर लगती थी वैसे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में लगती थी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लगती थी, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में लगती है, लेकिन हमेशा
मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होगी हर जगह, हर जगह। रियल नंबर्स में भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट्स में भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन कभी भी नहीं होती, रियल नंबर्स के साथ भी नहीं होती, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वेरी इजी। इधर ए डॉट बी प्लस, बस फर्क इतना था, यहाँ पे इसको बी डॉट ए भी लिख सकते थे, सी डॉट ए भी लिख सकते थे, यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे हम, बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे, ना ही यहाँ पे सी क्रॉस है। तो आप तो कुछ भी मत करो, बिल्कुल सेम फ्लो में चलो दोनों ही जगह। हालांकि इसको हम उल्टा कर सकते हैं, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा को ए से कर दो, फिर बी को डॉट प्रोडक्ट कर दो, लैम्डा को बी से कर दो, फिर एक के साथ कर दो, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लैम्डा को बाद में कर दो, तीनों की एक ही बात है। सेम टू सेम यहाँ पर लैम्डा को आप चाहे वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट बी से कर दो, लैम्डा को चाहे आप बी से मल्टीप्लाई करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए से कर दो, या फिर ए क्रॉस बी अलग अलग करके फाइनली लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो जो तो कंपोनेंट फॉर्म का जो प्रूफ था वो देखो, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में जैसे किया था, सबको सबके साथ कर दो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे ही तो किया था डॉट प्रोडक्ट में, याद करो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो नो एलिमेंट्स, मतलब नो रिजल्ट आ गए थे इसके हमने। तो देखो, जैसे मेरे को इसका इसके साथ करना है, तो A1 B1 स्केलर क्वांटिटीज और आई कैप क्रॉस आई कैप, ऐसे ही करेंगे। फिर इसका इसके साथ करना है तो A1 B2 स्केलर क्वांटिटीज, आई कैप क्रॉस जे कैप, ऐसे करते 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 9 एलिमेंट्स रेडी हो जाएंगे। फाइनली एलिमेंट क्या बनेगा मेरा, A1 B3 नहीं, A3 B3 बनेगा आखिरी, A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप, बन गए 9 एलिमेंट्स। ये इसका एवोल्यूशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसमें फिर हमने काटा पीटना शुरू किया। तो हमने क्या सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट की दुनिया में खुद का खुद से जीरो होता है, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप। और खुद का दूसरे के साथ प्लस माइनस में चलता है, अगर सीधी एबीसीडी तो प्लस, उल्टी एबीसीडी तो माइनस। तो आई से जे सीधा है, तो इसकी जगह के कैप लिख सकता हूँ। आई से के जंप मार रहे हो यानी कि उल्टा है, तो ये माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, ओके। चलो बताओ, जे से आई, जे से आई उल्टा है ना, तो माइनस का के कैप। फिर जे से के सीधा है ना, तो प्लस का आई कैप। के से आई सीधा है, आई जे के बाद आई तो आएगा, सीधा है तो जे कैप। इधर आओ, के से जे उल्टा है, तो माइनस का आई कैप हो गया। तो अब आप आई कैप के कंपोनेंट्स देखो, ये और ये, तो इन दोनों को मर्ज करोगे तो A2 B3, ये माइनस है, तो A2 B3 माइनस A3 B2 टाइम्स आई कैप। बोलो, A2 B3 माइनस A3 B2 टाइम्स आई कैप। जे कैप के साथ देखो तो पहले पॉजिटिव देखो, या पहले नेगेटिव, कैसे भी देख लो, पहले नेगेटिव देख लो, क्योंकि सेकंड वाले में साइन नेगेटिव आ जाता है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, A1 B3, ठीक है, माइनस इधर क्या आ जाएगा, A3 B1, ठीक है ना, टाइम्स जे कैप। और के कैप के साथ क्या होगा, पहले प्लस लो अब इसमें, A1 B2 माइनस के कैप, दूसरा कहाँ है A2 B1 टाइम्स के कैप। तो इनको जब आप अरेंज करोगे तो वो एक्चुअली एक 3/3 का डिटर्मिनेंट ही बनेगा, ठीक है। यही तो बना, तो ए क्रॉस भी यही तो बना, ए क्रॉस भी यही बना। तो इस पूरे पाथ को अपन 3/3 के डिटर्मिनेंट में इक्वेट करके देख लें, 3/3 के डिटर्मिनेंट का आंसर भी यही होता है। देख लो, A2 B3 माइनस B2 A3 टाइम्स आई कैप, फिर उसके बाद जे कैप, उसके बाद कैप। तो जब इसका आंसर यही हो रहा है तो फिर मैं सीधे ए क्रॉस बी का आंसर ये मान लूं, मतलब इसका फॉर्मूला ये बना दूं। तो कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट का मतलब है रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, और कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है उनके रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स से बनने वाला 3/3 के डिटर्मिनेंट का आंसर। अब आप खुद सोचो, इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि A2 B3 स्केलर माइनस B2 A3 स्केलर मल्टीप्लाइड बाय आई कैप भी तो करोगे, तो आई कैप कुछ ना कुछ निकल के आया, फिर जे कैप पूछ लो, तो ये वेक्टर बना कि नहीं बना, बन गया, हो गया सारा काम। अब क्या बचता है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, आ रहे हैं और बच्चे, देखो बार, आपका भी इंट्रोडक्शन लेना आज, हाँ, कल कराऊं, जाना है स्कूल, ओके। ए क्रॉस बी, बचा क्या क्या हो तो देख लो, आ रहा है कोई, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है ना। ये हमने ऐसे कैजुअली सीखा है, अब इसका प्रूफ देखेंगे अपन, मैथमेटिकल प्रूफ। और फाइनल चीज फिर आएगी, इसके दो रिजल्ट्स हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, ठीक है, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू, तो उसको चलो कल देख लेंगे। तो कल हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर कल अपन एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।
वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी इसको यूपीएससी करना है, आपको भी यूपीएससी करना है ना, दोनों को यूपीएससी करना है। तो यूपीएससी या जो आईएएस लेवल जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज जीके। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज जीके, एंड आफ्टर कम्स द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सब रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का रोल कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, 10-20% है। 70-80% इज जीके। तो अब ये तो पढ़ी रही है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ रही है। आप ग्रेजुएशन में केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे टू बिकम एन इंजीनियर। इंजीनियर वाला थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, जीके पढ़ेगा, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेगा, या राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेगा, वो थोड़ा पढ़ेगा ये तो 3 साल पढ़ेगी। फिर जब आप भी ग्रेजुएट, अब दोनों अब आप कोचिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसने तो 3 साल भी वो भी वही सब पढ़ा है। तो उसको वो एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग में सब फेमिलियर लगेगा कि हाँ यार, ये तो मैंने 3 साल पढ़ाई है। मैंने तो 11th 12th में भी पढ़ा है, इसने तो 11th 12th में भी पढ़ा, 5 साल पढ़ा है उल्टा। और आपको नई चीज लगेगी, तो आप 5 साल पहले ही पीछे हो। ठीक है ना। तो वो इस चीज का फर्क पड़ जाता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो, सेकंड अटेम्प्ट में करते हो, थर्ड अटेम्प्ट में करते हो, फोर्थ अटेम्प्ट में करते हो। तो अगर जो हमारा रोल पहले ही क्लियर है कि मुझे यूपीएससी फाइट करना है, तो फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लेने का मतलब ही नहीं। ये चीज है, क्योंकि कुछ लिंक ही नहीं है उसका, उससे दूर दूर तक लिंक नहीं है। कुछ दूर दूर तक लिंक नहीं है, ये बात है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल एनीवेज, एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, सो वेक्टर अलजेब्रा इज अ चैप्टर, एंड वी आर एट, अच्छा अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा बचा है, क्रॉस प्रोडक्ट का। कल हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, बट उसका पोर्शन हम कवर नहीं कर पाए थे कंप्लीट, राइट। थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, तो पहले फटाफट थोड़ा सा वो पोर्शन देख लेते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो कल हम यहाँ तक कर चुके थे, इफ यू कैन रिकॉल, कल हम यहाँ तक कर चुके थे। क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालो, वही उसका एलिमेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अब हमने कम्यूटेट नॉन कम्यूटेटिविटी लॉ सीखा था कि वेक्टर ए क्रॉस बी करूं या वेक्टर बी क्रॉस ए करूं, वो कम्यूटेटिव नहीं है, इक्वल नहीं है, बल्कि एक दूसरे का अपोजिट यानी नेगेटिव है। वेक्टर्स की दुनिया में अपोजिट होना है ना नेगेटिव होना होता है। तो ये हमने वहां पे जब हम लाइन खींच के इधर डॉट प्रोडक्ट इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, तो हमने बस लिख दिया, बट हमने उसको प्रूव नहीं किया उसको वहां पे, क्योंकि वो एक कंपैरेटिव स्टडी थी दोनों की। तो उसमें ज्यादा प्रूफ्स करेंगे तो फिर वो स्टडी जो है उस पे हैम्पर होता है, मतलब वो आप जो सीखना चाह रहे हो वो नहीं सीख पा रहे हो। उधर अपन केवल ये सीख रहे थे कि इधर क्या होता है, 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 इधर क्या होता है। अब मान लो कि इसका प्रूफ आ जाए, कि प्रूफ करो कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए इक्वल होंगे। हो सकता है एग्जाम इस एक्सरसाइज में ही आ जाए, डायरेक्ट ना आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए। तो हम कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ है छोटा सा, बड़ा आसान सा। देखो, ए क्रॉस बी ये होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, ए क्रॉस बी ये होता है, हमने देखा है, ये है ए, ये है बी। और ए क्रॉस बी अगर हम मैं करूंगा तो ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हो गया। और ये वेक्टर एन जो ये बाहर निकलता हुआ वेक्टर है ना, ये बाहर निकलता परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक वेक्टर है। ठीक है, बी क्रॉस ए की बात करते हैं। तो बी क्रॉस ए का मतलब हो जाएगा ये बी, ये ए। अब बी क्रॉस ए का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलना, ऐसे चलना। समझ गए, क्लियर है। बी क्रॉस ए का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर ऐसे चलो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। इससे नहीं समझ आया तो ऐसे समझो। एक ही डायग्राम में मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये दो अलग अलग डायग्राम में तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, मैं एक ही डायग्राम में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जैसे कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब मैं डायग्राम चेंज नहीं करूंगा, इसी में ए क्रॉस बी भी बता दूंगा और इसी में ही बी क्रॉस ए भी बता दूंगा। लेट से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। किसी को भी मान सकते हो, उसको ए और इसको भी मान सकते हो। अब जब मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, तो मैं थीटा यू बना रहा हूं। और जब मैं बी क्रॉस ए की बात कर रहा हूं, तो इसी डायग्राम में बात कर लेते हैं बी क्रॉस ए की, तो मैं थीटा यू बना रहा हूं। ये तो है, ए से बी की तरफ आना, बी से ए की तरफ आना।
है एंगल वही थीटा, है एंगल वही थीटा। तो अब जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब बी क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा सोचते हैं अपन। तो बी क्रॉस है मतलब मैं यूं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो एंगल उसके अंदर जो ये थीटा एंगल है, वो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। किसमें होता है? एंटी। तो ये यहां से लेके यहां तक अगर थीटा है, तो लेकिन आपको तो बी से ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना है, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप बी से ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूं मेजर करोगे, ये तो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हुआ? 360 माइनस थीटा, ऐसे होगा ये 2 पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या होगा मेरा? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी साइन थीटा की जगह साइन 2 पाई माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, और वही एन कैप, यही होगा। अब मुझे बताओ साइन 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगी, माइनस साइन थीटा हो जाएगी। और इसकी वैल्यू अगर माइनस साइन थीटा हो जाएगी तो ये माइनस साइन को अगर मैं इधर लगा दूं, तो इधर लगने के बाद मान लो ये हट गया यहाँ से, तो ये बचा हुआ पोर्शन एग्जैक्टली ऊपर वाला ही पोर्शन है, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। हो गया प्रूफ। तो बी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस बी है, या यूं कह दूं ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस है। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है, ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब आपकी जो नोट्स में हमने किया है वो हमने अलग अलग पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पे ए क्रॉस बी किया तो ए से बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से बी क्रॉस ए किया तो एंगल तो ये गिवन था, लेकिन मेरे को हमेशा जाना कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है जब हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो ये थीटा, तो ये 360 माइनस थीटा। और जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपका वेक्टर ये ऊपर होगा, और जब आप बी से ए आ रहे हो तो ये वेक्टर आपका नीचे होगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही केसेस में आपने सेम रखा है, चेंज नहीं किया है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, बस नेगेटिव होगा। अगर इसको मैं वेक्टर एन कहूंगा तो इसको मैं माइनस ऑफ वेक्टर एन कहूंगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे होगा। ठीक है, अब इसको जब मैं फॉर्मूला से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी तो ऑब्वियसली ये होता ही है। बी क्रॉस ए क्या होता है? बी लिख दिया, ए लिख दिया, लेकिन मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है, तो साइन 360 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकाला तो ये एक्चुअली क्या है? ए क्रॉस बी ही तो है, इधर से देखो। तो बी क्रॉस इक्वल टू माइनस ए क्रॉस। ठीक है, तो छोटा सा सरल सा प्रूफ है। ठीक है, आ जाए तो, बाय द वे नहीं आता है तो बात ही लगे, बस याद रखना। ठीक है, लास्ट टू कॉन्सेप्ट देखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट था ना, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने सीख लिया तो उसकी मदद से इसका रिजल्ट है, जैसे अपन ने डेरिवेटिव्स का सीखा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सिमिलरली ट्राइंगल सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मान लो उसको, है ना। तो दो एप्लीकेशन छोटे छोटे से, कि हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और हम किसी पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या कहता है? अगर मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो एक ट्राइंगल एबीसी की दो को इनिशियल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक एबीसी ये है। तो इसमें कोई भी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लो, जैसे बी को फिक्स कर लिया, तो इसी को इनिशियल पॉइंट मानते हुए दो वेक्टर्स बनाओ, एक बी ए बन गया और एक बी सी बन गया। ठीक है, को इनिशियल बनने चाहिए, एक ही से चालू होने चाहिए। जरूरी नहीं है बी को फिक्स करो, आप चाहो तो ए को भी फिक्स कर सकते हो, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी से भी काम चला सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप सी से नहीं कर सकते, सी बी एंड सी ए भी चला सकते हो, लेकिन आप जिससे भी चला रहे हो उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। नहीं, उसके बीच का एंगल को अभी इसके प्रूफ में इसके बीच का एंगल लो, है ना। भाई इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला बनेगा ना, तो वो फॉर्मूले के प्रूफ के अंदर हमको क्या करना है, जिस भी पॉइंट को आपने इनको इनिशियल पॉइंट मान लिया दो वेक्टर्स का, तो उसके बीच का एंगल आपको अज्यूम कर लेना है थीटा। ठीक है, और और क्या करना है? आपको पता है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको हाइट तो बनानी ही पड़ेगी, तो हाल फिलहाल आपने अज्यूम कर ली ये है मेरी हाइट, एडी इज द हाइट ऑन बीसी। ठीक है, एडी इज द हाइट ऑन बीसी। आप चाहो कि सर मैं एडी क्यों बनाऊं, तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, पर आपको हाइट उन्हीं दोनों वेक्टर्स पे बनानी पड़ेगी, या तो ए पर या बी पर, जो आपने अज्यूम की है, या तो ए पर या बी पर। अभी इस केस में मैंने बी पे बनाई है। ठीक है, अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ, ये इस ट्राइंगल को अज्यूम करो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अल्टीट्यूड बनाने के बाद। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट, यानी एडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी ए बी।
मुझे बताओ एडी इस ट्राइंगल की हाइट है या नहीं है? एडी इस ट्राइंगल की हाइट है या नहीं है? ठीक है, और ए बी जो है हाल फिलहाल मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। ए बी जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो यहां से इस ट्राइंगल की हाइट निकल के आ जाएगी एच इक्वल टू, मेरे को हाइट चाहिए ना, एच इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। आ जाएगी? ओके फाइन। अब एरिया निकालूं, ये तो हाइट आ गई, हाइट आ गई तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकालूं। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी, बोलो क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू, आपने अगर हाइट ये बनाई है तो बेस ये होगा बीसी, बीसी इंटू हाइट क्या होगी, अभी बनाई थी मैंने एडी। ठीक है, अब बीसी जो है बी से लेके सी तक की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी होगा, क्योंकि उसको मैंने वेक्टर भी माना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बी से सी के बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी हो जाएगी। और एडी हाइट, एडी हाइट थी, इस एडी हाइट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो उसको पुट कर दूं वहां पे, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहां से लेके यहां तक अज्यूम करो ये क्या चीज दिख रही है आपको, ये आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो दिख रहा है, या बी क्रॉस ए भी कह सकते हो, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो उसमें एन कैप तो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये मैग्नीट्यूड की वाली क्वांटिटी होती है। तो ये जो पार्ट है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, आपको सर कॉम्यूटेटिव तो होता नहीं था, तो आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आप इधर ए क्रॉस बी क्यों लिख रहे हो? ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, मैंने एग्री किया, कर लिया मैंने एग्री, लेकिन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। समझ आया? ए क्रॉस बी क्या है मुझे बताओ, ए क्रॉस बी क्या है, व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी से क्या मिलता है मुझे, वेक्टर है, कैसा वेक्टर मिलता है? नहीं तो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो कैसा वेक्टर होता है? कल इंट्रोडक्शन में सीखा था ना हमने, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, वो वेक्टर कैसा होता है, क्या कनेक्शन होता है उस वेक्टर का इन दोनों वेक्टर से? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, तो कल मैंने सिखाया था कि ए क्रॉस बी करूंगा तो सपोज करो ए से बी मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उससे तो वो वेक्टर बाहर आएगा, और अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो वो मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उससे वो अंदर जाएगा। तो ए क्रॉस बी करूंगा तो जितना बाहर आएगा बी क्रॉस ए से उतना ही अंदर जाएगा, उतना ही अंदर जाएगा। अब मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब आप वो लेंथ बताओ कि कितना बाहर आया, और बी क्रॉस ए का मैंने कहा मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप वो लेंथ बताओ कितना अंदर गया। तो अगर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एज ए वेक्टर की बात करूं, तब तो वो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि एक बाहर आ रहा है एक अंदर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन उनकी लेंथ की बात करूं, उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो जितना बाहर आ रहा है उतना ही तो अंदर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ना। वेक्टर्स डिफरेंट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे ना। मैंने 30 डिग्री स्क्रू को ऐसे घुमाया, तो वो जितना अंदर गया, मैंने 30 डिग्री ही वापस यूं घुमा दिया, तो उतना ही तो बाहर आया। तो वेक्टर्स तो दो डिफरेंट है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, जितना अंदर जा रहा है उतना ही तो बाहर जा रहा है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो कोई फर्क नहीं होता कि मैं बी क्रॉस ए लिखूं या ए क्रॉस बी लिखूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा है उसमें ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए था, फिर भी मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए ना लिख के क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस डेरिवेशन के अंदर ये जो इंटू 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 है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक्चुअल में जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना अपन रियल नंबर्स में, वो वाला इंटू है, ये मल्टीप्लाइड बाई है। ठीक है, डन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। हम्म, हेयर इन ट्रायंगल एडीबी, वही परपेंडिकुलर ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एडी परपेंडिकुलर बीडी, तो साइन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा के ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मेरा वेक्टर ए है ही सही, तो यहाँ से हाइट एडी निकल गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एवरीवन नोस, तो बेस मेरा ये वाला वेक्टर है बी, और हाइट मेरी एडी है,
और हाइट AD की वैल्यू मैं अभी अभी जस्ट ऊपर निकाल के आया हूँ, उसको चाहे से हम इक्वेशन 1 मार्क के और इधर डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इन केस आपका प्रूफ आता है, जो कि नेग्लिजिबल चांस है आने के, है ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही आएगा। तो हाफ इंटू बेस तो BC था और हाइट को मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया था। तो अब मैं, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, क्या है ये, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तो कॉम्पिटेटिव होता है, तो मैंने अगले स्टेप में इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस पूरी क्वांटिटी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने जबरदस्ती 1 लगा दिया। अब जबरदस्ती 1 लगा दिया तो 1 क्या है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं इसको एन कैप का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। एन कैप भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 को लिख दिया, मैग्नीट्यूड वेक्टर है, वेक्टर एन, सॉरी, क्या लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, 1 को मैग्नीट्यूड वेक्टर एन कैप, और ये पूरी की पूरी चीज एक्चुअली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने ये सीखा है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, साइन थीटा एन कैप। अब जब मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड्स लूंगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, इस वेक्टर का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा ऐसे ऐसे, तो ये तो ऑलरेडी स्केलर है, ये ऑलरेडी स्केलर है, ये ऑलरेडी स्केलर है, वेक्टर तो केवल वो है ना, तो इधर ही तो निकलेगा मैग्नीट्यूड, इधर ही तो निकलेगा ना मैग्नीट्यूड, बोलो। तो इस पार्ट को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ हाफ, सॉरी हाफ को हटा के, हाफ को हटा के मतलब ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। हम्म, taking both sides of the क्यों लिया है, एरिया को आप वेक्टर क्वांटिटी में कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको एरिया चाहिए ना, तो एरिया इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ऐसे थोड़ा ना आएगा, एरिया तो कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बोलो अनुष्का क्या होता है, और थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, सारी बातें भूल के यहाँ फोकस करो, बोलो ए क्रॉस बी क्या होता है। हम्म 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 एंड क्या, अब ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, या तो यूं देखो कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का जो आंसर है उसमें मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी ये है और डायरेक्शन वाली क्वांटिटी ये है, तो मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप केवल इतना पोर्शन ही तो बताओगे, यही तो है इसका मैग्नीट्यूड, या तो ऐसे देख लो, और नहीं इक्वेशन की तरह चलना है, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैं वेक्टर क्वांटिटी का ही तो लूंगा, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ये है, इसका ले लिया मैंने मैग्नीट्यूड, इधर वेक्टर क्वांटिटी ये है, तो इसको 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 कॉपी पेस्ट करके लास्ट में एन कैप का मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही बचेगा। ठीक है, तो अब यही काम तो उधर किया है हमने, क्या किया है, ये काम तो किया है, साइन थीटा इंटू 1 कर दिया, और इंटू 1 एन कैप का मैग्नीट्यूड है, एन कैप का मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरी क्वांटिटी एक्चुअली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, अब ये भी प्रूव किया हमने। तो इसकी पूरी क्वांटिटी की मतलब 1/2 को भूल जाओ, तो फिर इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, तो 1/2 लगा हुआ है तो 1/2 यहाँ पे भी लगा दो, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल में अगर मुझे किसी भी दो साइड्स के वेक्टर फॉर्म गिवन है, इस साइड की वेक्टर फॉर्म गिवन है, इस साइड का, मतलब अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स दो को इनिशियल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनकी मुझे कंपोनेंट फॉर्म या वो वेक्टर्स मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूंगा, फिर मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है, बात करते हैं पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया में इतना सा डेरिवेशन है कि पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा ट्रायंगल के एरिया का दुगना होता है। लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो आपको अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो और उसका दुगना कर दो, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होती है वो हमेशा पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया तो ये इक्वल है, इसका दुगना करके पूरे का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डायगोनल बना दिया। अब आप ए बी सी ट्रायंगल का एरिया वैसे ही निकालो जैसे भी आप निकाल रहे थे, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे ही। और जब मैं इसका दुगना करूंगा तो हाफ से दुगना कट जाएगा, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया, इसका दुगना करना है तो ये कट जाएगा, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ आ जाता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आता, केवल इतना सा पोर्शन ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है।
ठीक है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी पैरेललोग्राम की किसी भी दो इन एडजेसेंट साइड्स ले लो, जैसे एबीबीसी ले लो, एडजेसेंट लेनी है लेकिन अपोजिट नहीं ले सकते हैं। एबीबीसी ले लो, चाहे से एडी एसी ले लो, डीसी ले लो, या फिर डीसी बीसी ले लो, या फिर चौथा ऑप्शन एडी और एबी ले लो। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी फॉर्म में गिवन है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और मैग्नीट्यूड निकालो, वही इसका क्या होगा, एरिया होगा। Here diagonal AC divides parallelogram ABCD into two triangles, triangle ABC and triangle ADC of equal area। तो मैं ABC का निकाल लेता हूँ, जो कि मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, तो बार बार नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट रखूंगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा, 2 गुना ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऊपर निकाला ही था, तो उसे 2 काटा, बच गया ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, दैट इज इट। इसको कर दूं बंद। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर, देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.4। बिफोर दैट एक काम करते हैं, वीडियो चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय, and we will rejoin our video for the exercise.